गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाई बहनों, सिद्धि क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की क्लास आज से हम स्टार्ट कर दी गई है। और ये जो ये क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम में आने वाली क्लास है, जैसे RS SI महिला SI, जो RS की वैकेंसी आ चुकी है और आपने फॉर्म भर दिया होगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। RS में इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने एक क्लास स्टार्ट की है। और SI महिला SI के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि राज्य सरकार, जो हमारे राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? उसमें होते हैं राज्य सरकार में 3 अंग होते हैं। एक तो है विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, एक दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राज्य सरकार, राज्य सरकार में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य विधानमंडल, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। हमारे 3 अंग हो गए राज्य सरकार के, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हमारे जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में भी कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। राज्य विधानमंडल में जो हमारे 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, राज्य विधान परिषद और राज्य विधान मंडल। तो हमारे जो राज्य विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, वो राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य और विधान परिषद। 3 अंग कौन कौन से इसमें? राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा होता है विधान सभा। तो राज्य विधानमंडल में 3 अंग हो गए, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब हमारा जो राज्यपाल है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो राज्यपाल आता है अनुच्छेद 153 में। कौन से में? अनुच्छेद 153। में हमारा राज्यपाल आता है। और हमारा सेकंड है विधान परिषद। विधान परिषद आता है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया। हमारा तीसरा है विधानसभा। विधानसभा में आर्टिकल अनुच्छेद 170 में इसका विधानसभा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 170, ठीक है।
ये हमारा हमारा हो गया राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। उसके बाद में राज्यपाल का जो उल्लेख हुआ अनुच्छेद 153 में, विधान परिषद का 169 में और विधानसभा का 170 में। अब हमारी आती है कार्यपालिका कि कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं। तो कार्यपालिका में अंग होते हैं, हमारा इसके कार्यपालिका के अंग है राज्यपाल। कौन सा है? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद आएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, इसका अनुच्छेद है 163 1। इसका आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। इसका अनुच्छेद है 163 1 163। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का उल्लेख 163 1 में इसका उल्लेख किया गया। अब इसके बाद में आएगा सचिवालय। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बाद में आएगा सचिवालय। सचिवालय के बाद में आएगा निर्देशालय। तो हमारे कार्यपालिका का अंग है राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में आएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद जो अनुच्छेद 163 1 में है। फिर उसके बाद आएगा सचिवालय। सचिवालय के बाद आएगा निदेशालय। ठीक है, ये हमारे कार्यपालिका के अंग। अब न्यायपालिका में कौन कौन से आएंगे? न्यायपालिका में आएगा उच्च न्यायालय। न्यायपालिका का अंग होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 214 में हुआ है। किस में हुआ? अनुच्छेद 214 में, आर्टिकल 214 में। और इसके बाद उच्च न्यायालय के बाद आएगा अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा आएगा? अधीनस्थ न्यायालय। तो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर स्टार्ट से बताती हूँ कि राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। अब जो कार्यपालिका और न्यायपालिका और राज्य विधानमंडल होता है, ये राज्य सरकार के 3 अंग हुए हैं। अब हमारा जो राज्य विधानमंडल है, जो हमारा पहला अंग है, उसमें भी 3 इसके भी राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। जो हमारा राज्यपाल वो अनुच्छेद 153 में आता है, विधान परिषद 169 में आता है और विधानसभा अनुच्छेद 170 में आएगा। फिर हमारी दूसरी है कि कार्यपालिका। कार्यपालिका में आएगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में आएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद जो कि अनुच्छेद 163 1 में आता है। और उसके बाद सचिवालय। सचिवालय के बाद में निदेशालय। और उसके बाद हमारा तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आएगा उच्च न्यायालय कि अनुच्छेद 214 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसके बाद में आएगा अधीनस्थ न्यायालय। तो ये हमारे 3 अंग हुए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो।
तो आपने उतार लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो, और जिसको अपनी नोटबुक में उतारना है वो उतार सकते हो। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख हुआ है। राज्य विधानमंडल का किसमें? अनुच्छेद 168 में उल्लेख हुआ है। तो आइए हम आगे चलते हैं। राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 में उल्लेख हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है? 168, 168। राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद है 168, और 169 में है विधान परिषद। कौन सा है? विधान परिषद। अब हम बात करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल है जो अनुच्छेद 153 में है, 153 में है। तो उसकी बात करेंगे कि ये प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया है, कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया, कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद प्रावधान किया गया। ठीक है। और जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। डस्टर तो आपका हो गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं कि राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168। कौन सा है? 168। अब हम बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल तो मैंने बताया था आपको राज्यपाल के बारे में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। और इस राज्यपाल में जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो आइए लिखते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 153 में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153 में, एवं राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है?
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये हमारा अनुच्छेद 153 में इसका राज्यपाल का उल्लेख किया गया। अब नोट लगा के लिखोगे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है 7वें संविधान संशोधन के अनुसार। नोट है कि 7वें संविधान संशोधन कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो हमारे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अब हम आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 154 है। जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 154 में जो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो अनुच्छेद 154 राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहे उतार सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। आगे चलते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो केंद्र सरकार की सिफारिश पे की जाती है। इसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार की सिफारिश। आगे है कि अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसके अधीन करता है? केंद्र सरकार के अधीन। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पे केंद्र सरकार
की सिफारिश पे की जाती है, की सिफारिश केंद्र सरकार की सिफारिश पे की जाती है। राज्य सरकार की जो राज्यपाल की नियुक्ति, ये राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पे की जाती है? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पे की जाती है। और इसकी सलाह जो कौन देता है? ये देता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो सलाह किसकी सलाह पे की जाती है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है, की सलाह पर की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पे और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है। अब 156 में, अनुच्छेद 156 में आएगा राज्यपाल जो कार्यकाल होता है वो आएगा। एक बार ये लिखो। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल आएगा। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्यकाल, और सामान्य 5 वर्ष का होता है। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो सामान्य 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो इसमें लिखो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे इसका कार्यकाल रखा गया। और सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ये सामान्यतः सामान्य होता है 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। अब जो राज्यपाल है वो इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल का निष्कासन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो इस्तीफा, राज्यपाल इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। और निष्कासन राज्यपाल को हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो एक बार नोट कर लीजिए आप। तो ठीक, आपने नोट कर लिया होगा कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पे? केंद्र सरकार की सिफारिश पे।
और सलाह जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। वापस अनुच्छेद 153 में कार्यपाल जो राष्ट्रपति के पर्यंत पर रखा जाता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और इस्तीफा देता है जो राज्यपाल इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को देता है, और निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा रही हूँ। आगे चलते हैं। नोट लिखो कि राज्यपाल का अन्य राज्यपाल में हस्तांतरण किया जाता है। कि राज्यपाल है एक से अधिक राज्य, जैसे एक से दूसरे राज्य में उसका हस्तांतरण किया जाता है, कि राज्यपाल का अन्य राज्यों में भी हस्तांतरण किया जाता है। नोट लिखो। नोट है कि राज्यपाल का अन्य राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। कि राज्यपाल का अन्य राज्य में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। नोट, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया। गया है। कि राज्यपाल अन्य राज्यों में स्थानांतरण किया जा सकता है राज्यपाल का, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। आगे सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय उसे नोट करिए आप। इसे नोट कर लिए पहले। तो नोट कर लिया आपने। तो आगे लिखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। कि सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं, तो आइए लिखते हैं। पहला है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक केस 1979। राज्यपाल का पद पर
केंद्र सरकार के अधीन केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय है, पहला है कि रघुकुल तिलक केस है जो 1979 में हुआ है। कौन सा? रघुकुल तिलक केस, जो किस सन में हुआ? 1979 में हुआ। उसमें बताया गया है कि राज्यपाल का पद पर केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। हमारा दूसरा है रामेश्वर प्रसाद केस 2006। दूसरा है रामेश्वर प्रसाद केस 2006। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया गया है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया। जाना चाहिए। पहला हमारा रघु तिलक केस था जिसमें राज्यपाल का पद का केंद्र सरकार अधीन रोजगार नहीं है। दूसरा हमारा रामेश्वर प्रसाद केस है जो 2006 में हुआ था। उसमें राज्यपाल पद पर नियुक्ति है तो एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हमारा जो थर्ड है बीपी सिंगल बनाम। कौन सा है? बीपी सिंगल बनाम। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2010 में, जो भारत सरकार द्वारा 2010 में हुआ। कब हुआ? 2010 में। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। क्या है? एक संवैधानिक पद है। बीपी सिंगल बनाम भारत सरकार, ये केस 2010 में हुआ था। इसमें चूंकि बताया था कि राज्यपाल का पद एक कौन सा पद है? एक संवैधानिक पद है। कौन सा? संवैधानिक पद है। अतः आगे लिखिए, अतः केंद्र सरकार को जानबूझकर या मनमाने तरीके से राज्यपाल को निष्कासित नहीं करना चाहिए।
हमारा तीसरा केस था बीपी सिंघल बनाम भारत सरकार 2010 द्वारा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। अतः केंद्र सरकार को जानबूझकर या मनमाने तरीके से राज्य को निष्कासित नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर मनमाने तरीके से राज्यपाल को, किसको, राज्यपाल को निष्कासित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसे। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की हमारी ये क्लास थी, अगली क्लास हमारे कल होगी। तो कल हमारे स्टार्ट होगा अनुच्छेद 157 से।